हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि ये हमारे द्वारा आपकी पैट परीक्षा के मद्देनज़र आपके लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको जीके का पोर्शन, हिस्ट्री वाला पोर्शन और उसके बाद में स्टैटिक्स और साथ में करंट अफेयर्स तीनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 15 से 20 सितंबर के बीच में आपके संपूर्ण सिलेबस को ख़त्म कर देना। उसके बाद हम आपके रिवाइज के लिए सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे। और इसी के साथ हमारी कोशिश है कि आज या कल से आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली कराया जाए, किसी घटना चक्र का या यूथ का। वो आज हम देख लेंगे, जिसका भी हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा शुरू में। तो हमारी कोशिश है कि आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाए और इसी के साथ आपके करंट अफेयर को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कराया जाए। तो ठीक है, इसी के साथ ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि आज हमारा करंट अफेयर का पार्ट 4 है, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे। उसका आज हमारा पार्ट 4 है। तो इस पार्ट 4 में ज़्यादा समय ना गवाते हुए आरंभ करते हैं दोस्तों। बस मैं आपको इतना और बता दूं कि जब आप हमारी किसी भी जो भी हम क्लासेस लेते हैं उन क्लासेस की PDF फाइल्स के लिए ये टेलीग्राम चैनल है जो हमारा @SCS डेली क्विज यूपी, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने पर दोस्तों आपको यहाँ पर हमारी सभी क्लासों की PDF आपको प्राप्त हो जाएंगी। आइए तो ना समय गवाते हुए आज का पहला करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। सरकारी स्कूलों में नाश्ता, ये तो हमने कल करा लिया था यहाँ तक का करंट अफेयर। तो जिसका सबसे लंबा कांच का पुल, ये सब हमने करा लिया था। ज्ञानवापी मंदिर, मान्यता हमने करा लिया था। वन हेल्थ वन योजना, यहाँ से शुरुआत करते हैं। वन हेल्थ योजना क्या है? पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ योजना की रूपरेखा को लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। तो कहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य में भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यूनिट का मुख्य उद्देश्य पायलट परियोजना के कार्यान्वयन से मिली जानकारी के आधार पर एक राष्ट्रीय स्तर का वन हेल्थ रोड मैप विकसित करना है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, वन हेल्थ योजना क्या योजना है? पशुपालन और डेयरी विभाग, ये डेयरी और पशुपालन विभाग के द्वारा शुरू की गई भारत सरकार की वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ योजना की रूपरेखा को लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यूनिट का मुख्य उद्देश्य पायलट परियोजना के कार्यान्वयन से मिली जानकारियों के आधार पर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक वन हेल्थ रोड मैप विकसित करना है। जैव विविधता, देखिए दोस्तों लोग कहते हैं सर सिर्फ इम्पोर्टेंट कराइए। सिर्फ इम्पोर्टेंट के लिए हम आपके लिए अलग से सीरीज चलाएंगे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमने आपको संपूर्ण बुक को इसको कवर कराया है। जिस बुक में जितना भी क्वेश्चन थे A to Z हम सबको कवर करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सभी को लेकर चल रहे हैं। इसलिए इसमें जो कम इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा कम बताते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन हम सारे ही बता के चल रहे हैं। आइए तो जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर, तो कौन सा शहर है? कोलकाता जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। बस आपको इसमें इतना याद रखना है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता। सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है। तो किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा है कि इसके व्यवसायी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है। तो किस आर्टिकल के तहत उसने इन्हें छूट दी है? आर्टिकल 142 के तहत। आर्टिकल 142 में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं, जिनके इस्तेमाल से वो कुछ निर्णय ले सकता है। तो ये आपको ये आर्टिकल भी याद करना होगा, अनुच्छेद 142। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि सेक्स वर्क को अब एक पेशे के रूप में मान्यता मिल गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2020 में सेक्स वर्कर को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी थी। बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में
तो ये बंदर की नई प्रजाति, इसका नाम क्या है? सेला मकाक। इसकी खोज कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सेला मकाक। किसके द्वारा? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बंदर की नई प्रजाति सेला मकाक कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ZSI के निदेशक धरती बनर्जी। तो ZSI की इस वक्त भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जो संस्थान है उसकी निदेशक कौन है? धरती बनर्जी। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। तो धरती बनर्जी ने कहा कि सेला मकाक नाम की नई प्रजाति राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में पाई जाती है। यह नाम सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है। बस आपको इतना याद रखना है कि बंदर की नई प्रजाति सेला मकाक अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है और ZSI के निदेशक धरती बनर्जी हैं। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्यों चर्चा में है? दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदे की घोषणा की है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदे की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस राज्य ने समान सिविल संहिता लागू करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तराखंड से पहले वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, जिसे पुर्तगाल सरकार ने ही लागू किया था वर्ष 1961 में। गोवा सरकार ने उक्त सिविल कोड के साथ ही बनी थी। मतलब कि इसमें सीधा सीधा क्या था कि गोवा की जो सरकार 1961 में जब गोवा आज़ाद होकर 1961 में गोवा में सरकार बनी थी, तो वो पुर्तगाल सरकार के समय से ही लागू उसमें कानून था समान नागरिक संहिता का, वो उसी के साथ ही गोवा में सरकार बनी थी। तो इस हिसाब से ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। तो अपने कैबिनेट के स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत में द्वितीय राज्य है, लेकिन क्वेश्चन में आ जाए कि पहला राज्य जहाँ की कैबिनेट ने अप्रूवल किया हो, तो उस हिसाब से उत्तराखंड है, क्योंकि गोवा में तो पुर्तगाली समय से ही समान सिविल संहिता लागू थी। संत कबीर एकेडमी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो किसने? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने यूपी के मगहर में। मगहर ये क्या नाम है, इनकी निर्माण स्थली भी है संत कबीर नगर की। यहीं पर कबीर एकेडमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला 4 साल पहले वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। संत कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। वह 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि, संत, समाज सुधारक तथा भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा, तो यह कहाँ पर है? ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर से भी बड़ी जीसस क्राइस्ट की नई प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। तो अब तक सबसे बड़ी जो थी ना, आपने फोटो में भी देखते होंगे, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, जो वहाँ की रियो डी जेनेरियो जो पूर्व राजधानी है, वहाँ के मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर, जिनको द रिडीमर बोला जाता था, वो आप गूगल करोगे तो आपको एकदम पहचान जाओगे। आपने काफ़ी बार उस मूर्ति को देखा होगा। उससे भी बड़ी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा है। यह नई प्रतिमा रियो की प्रतिमा की तुलना में 43 मीटर 141 फीट ऊंची है, जो 38 मीटर 125 फीट है। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा IPEF 23 मई 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की है। तो किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की है। वर्तमान में इसमें अमेरिका सहित 13 देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। तो वर्तमान में इसमें 13 देश शामिल हैं। साथियों, मैं साथ में आपको ये बता दूं कि आपको जितने भी ये देश हैं, इन सभी देशों की राजधानी याद होनी चाहिए 13 के 13 देशों की, क्योंकि संपूर्ण आपको देश, ये जितने भी देशों से भारत अभी संपर्क में रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। और जब ये समझौते में 13 देश शामिल हो गए, तो समझिए कि आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप इन 13 देशों की राजधानियों को भी याद रखें, क्योंकि आपकी पैट परीक्षा में एक क्वेश्चन राजधानियों से जरूर बनेगा। तो
ये जो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा है इसकी पहल अमेरिका के द्वारा की गई है। इसमें 13 देश शामिल हैं। यह देश साथ मिलकर 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए नए नियम तय कर रहे हैं, जिनसे उनकी अपनी अर्थव्यवस्था तेज गति से विकसित हो सके। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। तो किसने? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने विभिन्न मौसमी संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार स्वचालित मौसम स्टेशन शिखर बिंदु से कुछ नीचे स्थापित किया गया है। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 से लेकर 3 दिन के लिए 2 से लेकर 4 मई 2022 को यूरोपीय देश जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, वही दोस्तों राजधानी अपने आप याद करते चलना सबकी, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। कौन सा शिखर सम्मेलन? नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री जी गए हैं और इसको डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्य के लिए समर्थन किया। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है कि नॉर्डिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं। तो नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन शामिल हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी कोरिया नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश। तो नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो यह बना है साउथ कोरिया। नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश। 5 मई 2022 को दक्षिणी कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसका नाम नेटो है, नेटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। नाटो के CCD-COE में शामिल होने वाला दक्षिणी कोरिया एशिया का पहला पहला देश बन गया है एशिया का। दक्षिणी कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIC नाटो को कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हो गई है। बस आपको मुख्य इतना याद रखना है दोस्तों कि दक्षिणी कोरिया नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। नाटो में कुल आधिकारिक सदस्य के रूप में 32 देश शामिल हैं, जिसमें 27 नाटो सदस्य देश हैं और 5 गैर नाटो राज्य शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो दोस्तों 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस लिए चर्चा में रहा कि अभी इसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। और उसके साथ इससे भी इम्पोर्टेंट वाक्य जो अभी आपकी रेलवे की परीक्षा में भी आया था कि इस अवसर पर NCPCR का नया आदर्श वाक्य भविष्यो रक्षति रक्षित लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना नया आदर्श वाक्य भविष्यो रक्षति रक्षित है लॉन्च किया है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि राष्ट्रीय बाल क्वेश्चन आ जाता है। अभी किसने ये एक तारीख लिख के आ जाएगी कि 1 मार्च 2022 को किस आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस बनाया है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, और इन्होंने अपना नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया है। तो वो वाक्य क्या है? भविष्य रक्षित है। और वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो प्रियंका कानूनगो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपके 3 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए अगला, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल। तो 16 मार्च 2022 को राजधानी दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली देश की पहली रीजनल रेल का पहला कोच गाजियाबाद में पहुंच गया है। तो आपको बस इसमें सबसे मेनली इतना याद रखना है कि देश की पहली रीजनल रैपिड रेल कहाँ चलाई जा रही है। तो वह दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाई जा रही है और इसका पहला डब्बा गाजियाबाद में, पहला कोच गाजियाबाद में पहुंच चुका है। कोच में मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स और वाईफाई की सुविधाएं हैं। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र।
28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात में इफ़को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कर दिया गया है। तो विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात में इफ़को द्वारा, तो कहाँ पर, देखो सबसे पहले मैं इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? कलोल गुजरात में। कौन सी कंपनी है? इफ़को। इफ़को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में, उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर गुजरात में आयोजित समारोह में अत्याधुनिक नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र सेवा को समर्पित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर था? कलोल गुजरात में। भारत AAEA का नया अध्यक्ष, AAEA का नया अध्यक्ष, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 7 मई 2022 को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ की कार्यकारी बोर्ड और महासभा की मनीला फिलीपींस में आयोजित बैठक में भारत को सर्वसम्मति से वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो हमारे प्यारे भारतवर्ष को 2022 से 2024 तक के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA की कार्यकारिणी बोर्ड और महासभा की मनीला फिलीपींस में आयोजित बैठक में नया अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले कमीशन ऑन इलेक्शन मनीला AAEA का अध्यक्ष था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कमीशन ऑन इलेक्शन मनीला AAEA का अध्यक्ष था। कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्यों में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। सोलहवें राष्ट्रपति का चुनाव कार्यक्रम। तो दोस्तों इसमें क्या है, 9 जून 2022 को निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। आपको पता ही, आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए कि देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अभी भारत में देश में 15 राष्ट्रपति, तो हमारे जो थे 15 राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी। अब उसके बाद जो है उस इलेक्शन जो हुआ है वो 16वें राष्ट्रपति के लिए हुआ। तो ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। कौन से राष्ट्रपति का इलेक्शन था? 16वें का। मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पे कि 15 था या 16 था। तो 16 था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के? राजीव कुमार। इन्होंने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 2 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं अभी तक। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के लिए मतदान 18 जुलाई 2022 को होगा, मतलब ये हो चुका है। मतगणना 21 जुलाई को, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है, जो कि देश के 15वें राष्ट्रपति थे। इस बार 776 संसद सदस्यों और विधानसभा के 4033 सदस्यों सहित 4809 निर्वाचक राष्ट्रपतियों का चुनाव करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया है। और आपको बताइए वर्तमान में यही हमारी नई राष्ट्रपति बनी है, जो कि हमारी 16वीं राष्ट्रपति होंगी। ये आदिवासी समुदाय से आती हैं। मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल बनाई गई थी, जो 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए। तो आपको याद रखना होगा विपक्ष की तरफ से कौन थे? यशवंत सिन्हा। क्वेश्चन आ सकता है। पिछले इलेक्शन से समय UPPSC ने जो परीक्षा ली थी उसने विपक्ष की ही तरफ से पूछा था कि विपक्ष ने किसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। तो इसलिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, बक्सर जिले में जो स्थित है। छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है, उसके भीतर के एक गांव गुड़िया पादर में रहने वाले आदिवासियों को वन उपयोग के हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने हेतु सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के एक जो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको लिए याद रखना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका बस्तर जिले में है, छत्तीसगढ़ के। और इसके भीतर के एक गाँव गुड़िया पदर में रहने वाले आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने हेतु सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य बन गया है
जिसने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है। इससे पहले ओडिशा राज्य में इस तरीके के अधिकार दिए गए थे और छत्तीसगढ़ अब द्वितीय राज्य बन गया है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI 7 जनवरी 2022 को गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया। NTRI एक राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान है जो शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों या मामलों का मुख्य केंद्र बन सकता है। तो राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। केंद्र सरकार ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्त एवं सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी रक्षा मंत्रालय ने तीनों रक्षा बलों के नियमों में संशोधन हेतु 7 जनवरी 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी की है। तो CDS के जो भी हमारे देश में अब नए CDS बनेंगे तो उनके सिलेक्शन के लिए, एक तरीके से उनके चुनाव, उनकी नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए जो है नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो मुख्यतः क्या परिवर्तन है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवा स्तर या सेवानिवृत्त अधिकारियों को CDS नियुक्त किया जा सकता है। तो अब ये नहीं है कि आपको चीफ होंगे, आप चीफ से रिटायर होंगे या वर्तमान चीफ होंगे, आप तभी जो है हमारे CDS बन सकते हैं। अब जो भी व्यक्ति जो भी योग्य होगा इसके और वह 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल होगा या जनरल स्तर का सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी होगा, उसको CDS नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों कि 7 जून 2022 को नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 NASP 2022 लॉन्च की। और यहाँ पर आप ये भी सोच सकते थे कि शायद ये तो खेल विभाग ने लॉन्च की होगी, लेकिन नहीं, आपको यही याद रखना है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति खेल मंत्रालय ने नहीं, नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया। यह जो है नागर विमानन मंत्रालय के तहत है, ना कि खेल मंत्रालय के तहत। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। इस नीति के माध्यम से एरोबेटिक्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट, रोटरक्राफ्ट सहित 11 खेलों को बढ़ावा देना है। तो बस आपको ये याद रखना है कि नई खेल नीति आई है, ये नागर विमानन मंत्रालय के अंदर आई है, ना कि खेल मंत्रालय के तहत। और ज्योतिराज सिंधिया जो हमारे नागर विमानन मंत्री है, उन्होंने इसको दिल्ली में लॉन्च किया है, और जिसमें इसके उद्देश्य 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी रोड निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट लगभग 5 दिन में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में अमरावती और अकोला के बीच NH 53 सेक्शन पर सिंगल लेन की यह परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरी की गई है। तो कहाँ पर ये बनाई गई है? तो आपको ये 75 किलोमीटर लंबी जो सड़क बनाई गई है महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में अमरावती और अकोला के बीच। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। ड्रोन पॉलिसी को बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकेशन एथिक्स, ये क्या है? तो लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकेशन एथिक्स जो है दोस्तों, ये क्या है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने जो कहीं जहाँ भी अपने महत्वपूर्ण भाषण दिए, उन सभी भाषणों का एक तरीके से संग्रह, ये उनके चुनिंदा बातों का एक संग्रह था, जिसको एक बुक के रूप में विमोचित किया गया, जिसका बुक का नाम रखा गया लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकेशन एथिक्स। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। 8 जून 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, तो हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी।
ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों को लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक्स पुस्तक का विमोचन किया है। बस इसमें आपके लिए खास यही चीज़ है। विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क विधानमंडल ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है। विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूयॉर्क विधानमंडल है वहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसाय के लिए पुर्जे उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए राइट टू रिपेयर एक आवश्यक बिल है। ठीक है, तो कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क विधानमंडल में राइट टू रिपेयर बिल को पारित किया गया है। यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। आपको सभी की राजधानी याद करनी है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड वर्ष 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। तो भारत, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे इन पांचों देशों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 2023 से 2024 तक इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 वर्षों के कार्यकाल 2023 से 24 के लिए 5 सदस्यों का चुनाव 9 जून को कराया गया। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को 15 सदस्य के देशों में 5 जो सदस्य चुने गए हैं उसमें शामिल किया गया है। एक सेकंड दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जो है दोस्तों, एक कन्फ्यूजन के कारण हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग बीच में पता नहीं किस वजह से रुक गया था। और जहाँ तक जब कि मैं पूरा लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ उसके बाद मैंने देखा कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई है। तो लेकिन मेरे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग रुकी कहाँ से है। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ कि इस क्वेश्चन से बाद का आपका पोर्शन हुआ तो आप थोड़ा सा इसको स्किप करके आगे बढ़ा लेना और वहीं से अपने क्वेश्चन को शुरू कर देना। तो मैं आपको दक्षिणी कोरियाई देश के नाटो में शामिल होने से आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं इसको थोड़ा और जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन, जहाँ के तुम्हें याद होगा इस समय कि लास्ट क्वेश्चन जो भी था उससे आगे आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दोबारा से करूँगा तो फिर से मुझे पूरा 1 घंटा इसमें लगने वाला है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ इतना आप हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। दक्षिणी कोरिया नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो 5 मई 2022 को दक्षिणी कोरिया उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो दक्षिणी कोरिया नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोस्तों NCPCR ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है और इस अवसर पर इन्होंने नया आदर्श वाक्य भविष्यो रक्षति रक्षितः को लॉन्च किया है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षा प्रियंका कानूनगो है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 17वां अपना दिवस मनाया है, स्थापना दिवस, और इन्होंने नया आदर्श वाक्य भविष्यो रक्षति रक्षितः को लॉन्च किया है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षा प्रियंका कानूनगो हैं। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल। तो दिल्ली और मेरठ के बीच में पहली रैपिड रीजनल ट्रेन आरंभ की गई है जिसके कोच आ चुके हैं जो दिल्ली में जो गाजियाबाद में पहुंच चुके हैं। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र। तो विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र PM नरेंद्र मोदी जी ने कलोल गुजरात में इफ़को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य किसानों को उत्पादकता बढ़ाने व उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने इस कलोल गुजरात में इफ़को के इसका पहले विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है कलोल गुजरात बाय इफ़को। इसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उनकी आय को बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर गुजरात में आयोजित समारोह में अत्याधुनिक नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र सेवा को समर्पित किया है। भारत AAEA का नया अध्यक्ष बना है। तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी की कार्यकारी बोर्ड और महासभा की मनीला फिलीपींस में आयोजित बैठक में भारत को सर्वसम्मति से वर्ष 2022 से 24 तक के लिए AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है।
तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का 2022 से 2024 के लिए भारत को नया अध्यक्ष चुना गया है। 16वें राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 16वें राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम में जो हमारा आरंभ हुआ, इसमें निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। तो देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए याद रखना, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद जी, वे देश के 15वें राष्ट्रपति थे। और ये जो अब जो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी बनी है, वे 16वीं राष्ट्रपति देश की बनी है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो हमारे देश के मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार जी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को हुआ और मतगणना 21 जुलाई को हुई। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस बार राज्यसभा के महासचिव राष्ट्रपति चुनाव में पीठासीन अधिकारी होंगे। तो इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन है? राज्यसभा के महासचिव पीठासीन अधिकारी हैं। इस बार 776 संसद सदस्यों और विधानसभाओं के 4033 सदस्यों सहित 4809 निर्वाचक राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करेंगे। और एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यही हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति बनी है, प्रेसिडेंट बनी है। मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल बन गई हैं, जो वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड राज्य की राज्यपाल रही हैं। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा, पिछली बार दोस्तों एक बार यूपीपीएससी ने अपना यूपीपीएस 2017 या 17 या 18 का जो पेपर था, उसमें जो क्वेश्चन आया था यही आया था कि विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन है। और तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से कौन है, तो यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से थे। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार से संबंधित क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक गांव गुड़िया पादर में रहने वाले आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने हेतु सामुदायिक वन संसाधन अधिकार CFR राइट्स को मान्यता दी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर का जो एक गाँव है गुड़िया पादर में, वहाँ गुड़िया पादर के जो आदिवासी हैं उनको यह कानून अधिकार दिए हैं। इसके साथ छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI 7 जून 2022 को गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हमारे देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में इन्होंने किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, केंद्र सरकार ने नए CDS के लिए सेवानिवृत्त या सेवारत दोनों अधिकारों के लिए कुछ नए कानून बनाए हैं, नए नियम बनाए हैं पुराने नियमों में संशोधन करते हुए। आइए देखते हैं वो नियम क्या हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों को CDS नियुक्त किया जा सकेगा। पहले क्या होता था कि जो चीफ होते थे सेवानिवृत्त, उन्हीं को ही चीफ ऑफ डिफेंस बनाया जाता था, लेकिन अब लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों को CDS नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 देखिए 7 जून 2022 को नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति खेल मंत्रालय के द्वारा नहीं, नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तो नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी के द्वारा नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया गया है। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति, वहाँ पे खेल मंत्रालय लिखा होगा और बच्चे जल्दी से खेल मंत्रालय पर टिक करेंगे, लेकिन यह नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा लागू की गई नीति है। और इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी रोड निर्माण का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट लगभग 5 दिन में
75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो कितने समय में? 5 दिन, लगभग 5 दिन में 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाई गई है। और कहाँ पर? महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में अमरावती और अकोला के बीच। तो महाराष्ट्र में इन्होंने 75 किलोमीटर लंबी सड़कों को 5 दिन के अंदर बनाया है। यह इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इसको किया गया है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। तो आपको बस सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने ड्रोन पॉलिसी 2022 और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स, ये क्या है दोस्तों? ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के जो चुनिंदा भाषण हैं, उन भाषणों के संग्रह को एक बुक के रूप में लॉन्च किया गया है। तो उसी बुक का नाम है लोकतंत्र की स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स। तो 8 जून 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसमें पूर्व राष्ट्रपति के चुनिंदा भाषणों को इकट्ठा करके इस बुक को बनाया गया है। विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूयॉर्क विधानमंडल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए राइट टू रिपेयर कानून एक आवश्यक बिल है। तो यूएसए के न्यूयॉर्क विधानमंडल ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है। यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ है। तो यूएनएससी में 5 अस्थायी नए सदस्यों का चुनाव किया गया है, जिनका कार्यकाल 2-2 वर्ष होता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक या स्विट्जरलैंड। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक या स्विट्जरलैंड। दोस्तों आपको इन सभी की राजधानियाँ याद कर लेनी है। इनको वर्ष 2023 से 2024 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। तो भारत का कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। तो 1 जनवरी 2023 से ये भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे की जगह ये नए राष्ट्र लेंगे। आपको पता ही है कि इसमें 15 अस्थायी सदस्यों में 2-2 वर्ष के बाद कार्यकाल बदलता रहता है और 5-5 नए सदस्य देश बढ़ते रहते हैं। भारत की पहली बालिका पंचायत। तो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भारत की पहली महिला पंचायत जो है गुजरात के कच्छ में प्रारंभ की गई। भारत की पहली महिला बालिका पंचायत किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गुजरात के कच्छ में भारत की पहली महिला बालिका पंचायत शुरू की गई। संत तुकाराम शिला मंदिर। संत तुकाराम शिला मंदिर किस लिए चर्चा में रहा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के शहर देहू, तो महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के शहर देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया। शिला मंदिर एक पत्थर के शिले का समर्पित मंदिर है, जिस पर संत तुकाराम ने 13 दिन तक ध्यान किया था। पद्मा पुल। पद्मा पुल किस लिए चर्चा में रहा? तो पद्मा पुल दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लंबे समय से प्रतीक्षित पद्मा पुल का उद्घाटन किया। यह इस देश का सबसे लंबा पुल है जो पूरी तरह बांग्लादेश सरकार द्वारा वित्तपोषित है। तो बांग्लादेश सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित पद्मा पुल यहाँ का प्रतीक्षित और सबसे लंबा पुल है। इस पुल का निर्माण $3.6 बिलियन की लागत से हुआ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। 12 जून 2022 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने थाईलैंड के राजा को पछाड़कर फ्रांस के लुई 14 के बाद इतिहास में विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं सेकंड लार्जेस्ट टाइम पर राजगद्दी संभालने वाली इस टाइम से महारानी बन गई हैं। इनसे आगे सिर्फ फ्रांस के लुई 14 हैं, जिन्होंने जो 72 वर्ष तक जिनका कार्यकाल रहा था। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अभी थाईलैंड के राजा भूमिबल औदित्य को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 1927 से 2016 तक 70 वर्ष 126 दिनों तक राज किया था।
फ्रांस के लुई 14 को सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट बने हुए हैं, जिन्होंने 1643 से 1715 तक 72 वर्ष 110 दिन तक शासन किया था। द्वितीय स्थान पर अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आ गई हैं। इस्पात स्लैग से निर्मित पहली सड़क। तो इस्पात स्लैग से निर्मित पहली सड़क दोस्तों ये क्या है? 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, तो केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। इन्होंने गुजरात के सूरत शहर के साथ पतन को जोड़ने के लिए, तो गुजरात में जो सूरत शहर है वहाँ से बंदरगाह को जोड़ने के लिए इस्पात स्लैग की तलछट या मैल के उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन किया है। सभी अपशिष्ट को वित्तीय संसाधन में परिवर्तित करके सर्कुलर अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ये सब जोड़ दिया गया है। और यह जो है यह सड़क स्टील स्लैग यानी स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल से बनी है। तो जो ये सड़क जो बनाई गई है स्टील स्लैग से, ये कहाँ पर बनाई गई है? तो गुजरात के सूरत में। और यह शहर को बंदरगाह से जोड़ने के लिए 6 लेन की सड़क बनाई गई है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC, इसकी फुल फॉर्म को याद रख लेना है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ने नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से 18 दिवसीय श्री रामायण यात्रा को शुरू किया है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भारत और नेपाल को जोड़ने वाली देश की पहली पर्यटक ट्रेन है। तो भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। और इसने सफदरगंज से अपना सफ़र शुरू किया है 18 दिवसीय, और यह ट्रेन देश के 8 राज्यों का सफ़र करेगी। ट्रेन में 18 दिन 17 रातों का सफ़र रहेगा। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर सिडनी महाराष्ट्र के लिए शुरू की गई थी। गैबोन और टैगो बने राष्ट्रमंडल राष्ट्र सदस्य। तो दोस्तों रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कंगामो की नई अध्यक्षता में रवांडा की राजधानी किगाली, तो रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामो की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो क्रम से 55वें और 56वें सदस्य के रूप में राष्ट्र के रूप में शामिल किए जाएंगे। इसी के साथ अब कॉमनवेल्थ देशों की संख्या 56 हो गई है। 2 नए देश जुड़े हैं, गैबोन और टैंगो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपके ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिकी है उसका अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और जो जितने भी आगे इस बुक है इस बुक को पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में यह इनका अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़ा हुआ। तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति के साथ इस वर्ष 21 जून 2022 को संपूर्ण विश्व स्तर पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन किया गया है। 21 जून 2022 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन किया गया है। भारत में 21 जून 2022 को कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी शुरू की गई। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव की मुख्य मेजबानी किस शहर में की गई? तो कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में मुख्य मेजबानी कार्यक्रम हुआ। और इस बार की जो थीम थी मानवता के लिए योग या योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इस बार की मुख्य थीम थी। और इसकी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस या विश्व योगा दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। और 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बनाया गया था, और इस बार ये 8वां योगा दिवस बनाया गया है, जिसका मुख्य मेजबानी स्थल मैसूर, जो कि आपको कर्नाटक में स्थित है, वह है। और इसकी थीम थी मानवता के लिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और इसी के साथ एक जो इससे संबंधित ऐप है, उस ऐप का नाम है M योगा ऐप। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका यह सभी पोर्शन कंप्लीट होता है। और आज हम आपको साथ में इसकी PDF भी शेयर कर देंगे। और जो ये बीच में व्यवधान आया है कुछ मिनटों का, दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको क्षमा कीजिएगा, और आप अपने आप इसको स्किप करके उतना ही आगे बढ़ा लेना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपकी PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आगे से आपके लिए कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए हम आपके लिए रिकॉर्डिंग रात के समय हमेशा करेंगे, क्योंकि दिन में नए नए व्यवधान पैदा हो जाते हैं। मैंने तो बल्कि सुबह 6 बजे सोच के किया था कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी, लेकिन बीच में कभी कोई वॉइस आ रही है, कभी कुछ। तो दोस्तों आगे से आपकी सारी सीरीज़ को मैं रात को ही रिकॉर्ड करूँगा, और आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके साथ इसको साझा करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखें
और देखने के बाद अपने जो भी आपका व्यू है हमारे प्रति, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको नमस्कार। जय हिंद।